हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपको अच्छे से मालूम है कि हम बात कर रहे हैं दिसंबर के एग्जाम, मतलब 2023 में जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चंस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे पहले हमने 65 हम क्वेश्चंस पे बात कर चुके हैं और आप बात करेंगे आज, अभी बात करेंगे हम 60 क्वेश्चन नंबर 66 पर। वीडियो आपको प्ले लिस्ट में है, अब जाकर के वीडियो को देखिए और उससे जितना हो सके उतना फायदा उठाइए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। ठीक है ना। और बहुत इजी क्वेश्चन है ना। बहुत इजी है, आप जानते हैं, आप आराम से इसको डील कर सकते हैं, इसे ऐसे क्वेश्चन को आराम से डील कर सकते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट करिकुलम चेंज। जो करिकुलम चेंज होते हैं उस पर किसका असर होता है, कौन से कारक है जिसका प्रभाव पड़ता है करिकुलम चेंज पर, यानी किसके वजह से करिकुलम चेंज हो सकता है या होता है, ये बात है। कैसा है? पहला है कि प्लेसमेंट इन जॉब, अगर आपको नौकरी लग जाए तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, रिलीजन सेंटिमेंट्स, जो अगर रिलीजन सेंटिमेंट हो तो बिल्कुल नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर, अगर अच्छे शिक्षक अवेलेबल हो तो चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो अच्छी बात है ना, ये नहीं हो सकता। इम्पोर्टेंट और नेशन, बिल्कुल ये हो सकता है कि अगर राष्ट्र में कोई ऐसी चीजें हुई है, चेंजेज हुई है, तो वो कारण बन सकता है करिकुलम चेंज का, बिल्कुल। सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, अगर समाज में सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें चेंजेज हुई हैं, कोई नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वहां करिकुलम चेंज, उसकी वजह से करिकुलम चेंज हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी और ई, है ना। डी और ई, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। याद रखिएगा, प्लेसमेंट इन जॉब, नौकरी मिलने ऐसा कोई बात नहीं है। रिलीजन सेंटिमेंट कोई बल जरूरत नहीं है। अगर अच्छे शिक्षक हो, इससे जब अच्छे शिक्षक मिले तो क्यों करिकुलम चेंज करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये इसका वजह है। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं जिसकी वजह से करिकुलम चेंज होता है, आपको याद रखने के लिए। करिकुलम चेंज इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स, कई सारे ऐसे फैक्टर्स है, कई सारे ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से करिकुलम चेंज हो सकते हैं। पहला है सोसाइटल नीड्स, समाज की कुछ ऐसी जरूरतें हो सकती है जिसके वजह से करिकुलम चेंज करना पड़ जाए। टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस, बिल्कुल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से भी करिकुलम हम चेंज करते हैं, बिल्कुल। जैसे कि अभी आप देखते हैं कि नए नए टेक्नोलॉजी हमारे सामने इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके वजह से करिकुलम हम चेंज कर सकते हैं ताकि हम उस नए टेक्नोलॉजी को करिकुलम में शामिल कर सके। अच्छा, पॉलिटिकल फैक्टर बिल्कुल हो सकता है, जो राजनीतिक कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा, स्टेक होल्डर्स नीड्स एंड एस्पायरेशन, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो तमाम लोग जो करिकुलम से जुड़े हुए हैं, उनकी नीड्स अगर कुछ ऐसी हो तो उसकी वजह से करिकुलम चेंज हो सकता है, बिल्कुल। सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की वजह से हो, जैसे मैंने अभी बात किया, हो सकता है। नेशनल प्रायोरिटीज, अगर राष्ट्रीय कुछ प्रायोरिटीज है, कुछ प्रधानताएं हैं जिस जो नई आई है, जिसको करिकुलम में शामिल करना है, तो करिकुलम चेंजेज हो सकते हैं। तो ये खास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जो जो करिकुलम चेंज बनने का कारण बन सकता है। सोसाइटल नीड्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पॉलिटिकल फैक्टर्स, स्टेक होल्डर्स नीड्स एंड एस्पायरेशंस, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड नेशनल प्रायोरिटीज, ये सब जो है वो करिकुलम चेंज के कारक बन सकते हैं या बनते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ जो आंसर है वो हो जाएगा इंपोर्टेंट टू नेशन एंड सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। डी और ई आपका आंसर हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 67 पर। कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर 67, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन एजुकेशन इंक्लूड। जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन एजुकेशन, शिक्षा में जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, उसका जो फंडामेंटल क्या प्रिंसिपल है, याद रखिए, इसको अब याद रखना पड़ेगा। शिक्षा में जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसके तीन फंडामेंटल प्रिंसिपल है, तीन। पहला है एक्सप्लिसिट वैल्यूएशन, दूसरा है कंसिक्वेंशियल वैल्यूएशन, और तीसरा है एडिटिव अकाउंटिंग। ये तीन प्रिंसिपल है, ठीक है ना। इतना बात समझना है। अच्छा, यहां बी नंबर में इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ फ्रीडम, ये जो इंट्रिंसिक की जब बात कर रहा है ना, वैल्यू की बात कर रहा है, समझिए, वैल्यू की जो बात कर रहा है, वैल्यू की, देखिए, दो तरह के चीज हैं, एक है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एक है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एक है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, है ना। ये दो तरह के हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड एक है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। तो जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, इसमें जो चीजें होती है वो होती है, पहला नंबर टेंजेबल, टेंजेबल,
यानी कंक्रीट, इसमें होती है चीजें कंक्रीट, टेंजेबल कंक्रीट, यानी कि मॉनेटरी होती है, मॉनेटरी मैंने इसमें बात किया था, मॉनेटरी होती है, यानी कि मॉनेटरी मतलब मौद्रिक मूल्य, वैल्यू, मुद्रा। और जो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस है उसमें होता है इनटेंजेबल, इनटेंजेबल कंसेप्ट, यानी कि इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, यानी उसे कहते हैं नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी कहते हैं उसको। नॉन मॉनेटरी मतलब क्या, वैल्यू, वैल्यू, इथिक्स, इथिक्स, मोरल, मोरलिटी। इसमें क्या होता है, मॉनेटरी मतलब मनी, पैसा, वट जो भी हो। तो कॉस्ट इफ बेनिफिट एनालिसिस में जो चीजें होती है वो होती है, अच्छा वैल्यू कहाँ हो गया, देखिए वैल्यू है ना इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव, ये है कि जो है ये है सी है, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस का है ये, बी नंबर। अच्छा, प्राइसिंग द टेंजेबल, टेंजेबल में प्राइसिंग होगा बिल्कुल नहीं, टेंजेबल जो सॉरी इंटेंजेबल में होगा बिल्कुल, इंटेंजेबल जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, ये भी कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस का कंसेप्ट है। तो बी और डी तो है नहीं, तो बी और डी, तो बी इसमें है ये भी खत्म हो गया, डी इसमें है ये भी खत्म हो गया, है ना, और सी तो इसलिए इसका आंसर हो गया एक्सप्लिसिट एवेल्युएशन, कंसेक्वेंशियल एवेल्युएशन एंड एडिटिव अकाउंटिंग, यानी ए सी और ई इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ, ये सब चीजों को नोट किया कीजिए समझ में, ताकि आपको समझ में आए चीजों, तो ये क्वेश्चंस आप समझ सके। ओके, तो इसका आंसर तो मैंने बता दिया आपको, सारी बातें आपको कह दी कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है सीबीए का वो तीन है, एक्सप्लिसिट इवेल्युएशन, वैल्यूएशन, कंसिक्वेंशियल वैल्यूएशन एंड एडेप्टिव अकाउंटिंग, ये तीन उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ज्यादा बातें अगर पढ़ना है तो आपको यहाँ पढ़ सकते हैं कि स्पष्ट मूल्यांकन क्या होता है, परिणामी मूल्यांकन क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन, लेखांकन क्या होता है। अगर नहीं पढ़ना है तो आप एक्सप्लिसिट इवैल्यूएशन, कंसीक्वेंशियल वैल्यूएशन और एडेप्टिव अकाउंटिंग याद रखेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67, इसका आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि बुक है एक तरफ लिखा हुआ लिस्ट वन में और लिस्ट टू में ऑथर है, दोनों को मैच करना है, बुक को ऑथर के साथ मैच करना है, क्या है इसका आंसर। आप बड़ा अच्छा से आप जानते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका एक किताब है, बुक है, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, यानी EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब EQ, EQ जो है वो IQ से क्यों इंपॉर्टेंट है, ये किताब है, इसको लिखा है डेनियल गोलमैन ने, आराम से याद रखें, डेनियल गोलमैन ने, यानी ये थर्ड, डेनियल गोलमैन ने इसको लिखा है, यानी कि फर्स्ट का, पहला का, थर्ड, पहला का थर्ड, यहाँ देखिए आपको आंसर मिल गया, हो गया खेला खत्म, बाकी कहीं पहला का थर्ड है ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ये आंसर हो गया आपका टॉपिक। और दूसरा है इमोशंस, ओबेसिटी एंड क्राइम, ये भी किताब है, इमोशंस, ओबेसिटी एंड क्राइम, ये भी किताब है, इसके लेखक हैं फोर, यानी कि स्केटर ऐसे कुछ है एस। उसके बाद है सी सेकंड, जो इमोशंस एंड मैन एंड एनिमल्स, इसके जो राइटर है वो है यंग पीटी, सेकंड नंबर। उसके बाद द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स, जो इंसानों में और जानवरों में जो इमोशंस का जो एक्सप्रेशन है उसके राइटर हैं आपको डार्विन। तो इस तरह से ये है, आइए इसको समझ लेते थोड़ा सा अच्छा तरीके से। इमोशनल इंटेलिजेंस किताब का नाम है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऊपर लिखा हुआ है किताब के ऊपर कि व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस को कहते हैं EQ, EQ। तो EQ जो है क्यों, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, IQ से क्यों इंपॉर्टेंट है EQ, किताब है, रिटन बाय डेनियल गोलमैन, इस किताब को लिखा है किसने, डेनियल गोलमैन ने। इसमें क्या है, गोलमैन एक्सप्लोर करता है कि हाउ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप एंड रिलेशनशिप। इस किताब में डेनियल गोलमैन जो है वो एक्सप्लोर करता है, बताता है कि किस तरह से सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, इम्पैथी, सोशल स्किल्स, ये तमाम चीजें जो हैं वो हमारे डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप और रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है, असर डालता है, यानी कंट्रीब्यूट करता है कि ताकि हम एक बेहतर डिसीजन मेकर बन सके, एक अच्छा
लीडर बन सके और एक अच्छा रिलेशनशिप हम संबंध कायम कर सके 2 4 5 लोगों के दरमियान, है ना। उसके बाद है इमोशन ओबेसिटी एंड क्राइम, रिटन बाय स्टैनले स्केचटर, स्टैनले स्केचटर ऐसे कुछ नाम है उनका। इस किताब में वो हाईलाइट करते हैं हाउ इमोशन लाइक स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जो इमोशंस हैं जैसे कि स्ट्रेस, जैसे कि एंजाइटी, ये जो है हमारे ओबेसिटी को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है और हमें क्रिमिनल बिहेवियर हमारे अंदर पैदा करता है। इमोशंस ओबेसिटी क्राइम, रिटन बाय स्टैनले। इसमें जो ये हाईलाइट इसे कहते हैं कि इमोशन जो है, जैसे कि इमोशन मतलब स्ट्रेस इमोशन है, एंजाइटी इमोशन है, ये जो है हमारे ओबेसिटी को किस तरह से बढ़ाता है और हमें हमारे अंदर क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो पैदा करता है। उसके बाद इमोशंस इन मैन एंड एनिमल, इसको लिखा है फिलिप टी यंग ने, फिलिप टी यंग ने, इमोशंस इन मैन एंड एनिमल। फिलिप, इसमें क्या है, इस बुक, ये बुक हाईलाइट करता है सिमिलरिटीज बिटवीन डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इमोशनल एक्सप्रेशंस अक्रॉस स्पीसीज। जो अलग अलग स्पीसीज है, जो अलग अलग प्रजातियां हैं, वो प्रजाति जो है उनके अंदर जो इमोशनल एक्सप्रेशन होता है, उनके इमोशनल एक्सप्रेशन के सिमिलरिटी, समानताएं और डिफरेंसेस को इस किताब में व्यक्त किया गया है। उसके बाद है द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन इन मैन एंड एनिमल्स, चार्ल्स डार्विन। तो डार्विन इन्वेस्टिगेट हाउ ह्यूमन एंड एनिमल एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज। चार्ल्स डार्विन जो है इस किताब में उन्होंने लिखा है कि इन जानवर, एनिमल और इंसान, ह्यूमन, किस तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए से और बॉडी लैंग्वेज के जरिए से। तो ये अलग अलग किताबें अलग अलग लोगों ने लिखी है और उस किताबें में अलग अलग तरह की बातें कही गई है। जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस में कहा गया है कि जो हमारे अंदर जो सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ रेगुलेशन है, मोटिवेशन है, इम्पैथी है, सोशल स्किल्स है, ये जो है हमें हम योगदान करता है हमारे डिसीजन मेकिंग पर, हमारे लीडरशिप पर, हमारे रिलेशनशिप पर। और इमोशंस ओबेसिटी एंड क्राइम जो रिटर्न किताब है, उसको जो स्टैनले स्केटर जो लिखा है, वो कहता है कि जो स्ट्रेस है और एंजाइटी है, ये हमारे ओबेसिटी को बढ़ाता है और क्रिमिनल बिहेवियर हमारे अंदर पैदा करता है। और इमोशन इन मैन और एनिमल जो है फिलिप टी यंग किताब ने लिखा, इसको लिखा है, वो कहते हैं कि जो जो हमारे जो दुनिया में जो स्पेसीज हैं, वो स्पेसीज जो है वो किस तरह से इमोशनल एक्सप्रेशन करता है, यानी अपने इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करता है, उसके बीच समानताएं और डिफरेंसेस के बारे में इस किताब में बताई गई है। और द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस एंड मैन एंड एनिमल जो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, उस किताब में बताया गया, डार्विन ने कहा है कि जो जानवर है और जो इंसान है, वो दोनों जो है फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से और बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से जो इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, उसके बारे में उस किताब में लिखी गई है। जिसके लिए इसका आंसर हो जाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस, चार्ल्स डार्विन, इमोशन ओबेसिटी एंड क्राइम, यंग पीटी फिलिप है, पीटी फिलिप, फिलिप टी यंग है। उसके बाद इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स, इसका है सॉरी ये तो गलत हो गया, मतलब यहाँ ये जो है ना थोड़ा सा मिसमैच हो गया, ठीक है ना, ये इमोशंस, ये क्वेश्चन यहाँ लिखाना चाहिए, ये डी नंबर यहाँ होगा, है ना। तो इसको आप भूल जाइए, मैंने पहले इसको बता दिया गया। डी नंबर यहाँ होगा और ये जो है इधर हो जाएगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया, ठीक है ना, मतलब उसको लिखने में मिस हो गया। तो आप यहाँ समझ गए हैं, आप आराम तरीके से मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, अब बात खत्म। ओके, चलिए हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 69 पर। ओके, कहता है विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। कौन एग्जाम्पल नहीं है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम? आप इस बात को समझिए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके कौन से एग्जाम्पल नहीं है, नॉट एग्जाम्पल। अब यहां भी क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ है। जैसे देखिए इसका आंसर है एडू पजल, इसका आंसर ये है, ये जो है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। लेकिन यहां दिया हुआ है आंसर में आपका ए बी और डी, ये आंसर दिया हुआ है।
क्वेश्चन आंसर में, तो ये नहीं होगा। ये सब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सब है, ये सब है, ये नहीं है। आंसर होना चाहिए ओनली सी, होना चाहिए ओनली, ओनली सी, ओनली सी होना चाहिए आंसर। कैसे, आइए इसको समझ लेते हैं कि कुछ देखिए, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है टूल फॉर कोर्स मैनेजमेंट के लिए टूल प्रोवाइड करता है। कंटेंट डिलीवरी के लिए कोर्स मैनेजमेंट, कंटेंट डिलीवरी, असेसमेंट एंड कम्युनिकेशन के लिए टूल प्रोवाइड करता है इन एजुकेशनल सेटिंग में। कुछ LMS हमारे सामने इसके मॉडल्स, ये LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। कैनवास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। स्कोलॉजी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ब्लैक बोर्ड लर्न, ये भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। गूगल क्लासरूम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। 360 लर्निंग, ये भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। डेसोबो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। स्काईप्रिप, ये भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये कुछ खास तरह के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो आज के डेट में बहुत ही प्रचलित है, फेमस है, जो मैंने यहाँ आपको लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम इन नेक्स्ट एग्जाम में दिक्कत ना हो। मॉडल्स हो गया, कैनवास हो गया, स्कोलॉजी हो गया, ब्लैक बोर्ड लर्न हो गया, गूगल क्लासरूम का आप लोग तो बहुत इस्तेमाल करते होंगे, 360 लर्निंग हो गया, डेसोबो है, स्काईप्रिप है, ये सब जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सब वो प्लेटफॉर्म है जो कोर्स मैनेजमेंट हो, कंटेंट डिलीवरी हो, असेसमेंट हो, कम्युनिकेशन हो, इन एजुकेशन सेटिंग में तमाम के लिए टूल प्रोवाइड करता है ना। तो इसलिए इसका आंसर जो है यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा, आपको आंसर तो गलत दिया हुआ है यहाँ, इसका ये जो है एडू पुजल जो है, पजल जो है, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। क्लियर, ये है, ये है और ये है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है कि एक तरफ किताब लिखी है, एक तरफ उसका ऑथर है। शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व, शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व। अच्छा, शिक्षा में बदलाव के सवाल, ठीक है, शिक्षा और जन आंदोलन, ठीक है, दिवा सोपन। अब ये बड़ा, दिवा सोपन को तो आप जानते होंगे, दिवा सोपन के राइटर है गीजूभाई बाधेका। गीजूभाई बाधेका दिवा सोपन के राइटर हैं, जो आप अच्छे से जानते हैं। इसलिए डी, डी का तो फर्स्ट होगा, डी का फर्स्ट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो ये कट गया। क्लियर, उसके बाद है जो शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व जो है, उसके राइटर है कृष्ण कुमार, के सॉरी, कृष्ण कुमार इनके राइटर है, इसलिए इसका थर्ड आंसर। तो थर्ड यहाँ नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, ये है और ये है। उसके बाद है शिक्षा में बदलाव के सवाल। शिक्षा में जो बदलाव के सवाल है, इसके जो राइटर है वो है अनिल सदगोपाल। इसका आंसर ये हो जाएगा, अनिल सदगोपाल, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी का सेकेंड। और शिक्षा और उसके बाद है दिवसोपन के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके सॉरी बी का 4 है, बी का 4। और शिक्षा और जन आंदोलन जो है, इसका राइटर है साधना सक्सेना, इसलिए इसका सेकेंड हो जाएगा सी का, और इसको मैं बता दिया। तो इस तरह से इसका आप याद रखेंगे इस चीज़ों को, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आप इस चीज़ों को याद रखेंगे कि जो शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व जो है, इसके राइटर है कृष्ण कुमार। शिक्षा में बदलाव के सवाल, इसके राइटर है अनिल सदगोपाल। शिक्षा और जन आंदोलन, इसके राइटर है साधना सक्सेना। और दिवसोपन जो है, इसके राइटर है गिजुभाई बाधेका। क्लियर, इसको याद रखिएगा, देख लीजिएगा आपको, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ तक 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। हमने 61 से सॉरी 66 से लेकर के और 70 क्वेश्चन तक क्लियर किए हैं, चीजों को देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 71 से 75 तक, क्योंकि हम एक वीडियो में 5 क्वेश्चंस पे ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिस्कस करना पड़ता है। चीजों को देखते रहेंगे, याद करते रहेंगे, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो अपने दिमाग में रखेंगे, रिवाइज करते रहेंगे और एग्जाम में आराम से बैठेंगे, अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। ओके बाय।